ईरान ने अमेरिका के 4 एयर एसेट को मार गिराया है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिल करके ईरान की बड़ी ऑयल जो व्यवस्था है उसके आसपास कहीं मजबूत हिट किया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का एक फाइनल अल्टीमेटम दिया है। क्या होने वाला है इस वॉर में और किस दिशा में ये बढ़ चुका है, पिछले 24 घंटे का अपडेट क्या है और ईरान किस तरीके से अपने राष्ट्र की रक्षा में क्या क्या कर रहा है, ये सारे सब कुछ हमारे साथी विनय सुल्तान बताएंगे, जिनकी डायरी तैयार है। और जो भी वॉर का पिछले 24 घंटे का अपडेट है, शुरुआत उसी तरीके से होगी कि ईरान ने पहले क्या हिट किया, फिर इजराइल और अमेरिका की तरफ, फिर डिप्लोमेसी की दुनिया पे बात होगी। बताइए जी। अगर हम 24 घंटे की जैसी रवायत के अनुसार हम ईरान के हिट्स की बात करें तो हमने कल आपको बताया था, कल के एपिसोड में, कि एक F-15 ईगल जो है वो मार गिराया था ईरान ने, और ईरान की तरफ से मार गिराने का दावा किया, और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके डिटेल्स हम आपको देंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर ये है कि एक A-10 जो है वो एक A-10 फाइटिंग एयरक्राफ्ट जो है उसको मार गिराया गया है। ईरान का ऐसा दावा है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में जो है उसको मार गिराया है। अमेरिका का कहना है कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो क्रैश हो गया था। ये A-10 जो एयरक्राफ्ट हैं, इनको थंडरबोल्ट कहा जाता है, वारथॉग भी कहा जाता है, कई जगहों पे फ्लाइंग गन्स भी कहा जाता है। और 53 साल से जो है अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसकी सर्विसेज में है। 1977 में पहली बार इंडक्ट हुई थी। फेयर चाइल्ड रिपब्लिक इसको बनाता है। और क्लोज एयर सपोर्ट, जो मतलब जिस तरीके से आप समझिए कि जब इन्फेंट्री यूनिट्स जब अंदर घुसती हैं कहीं पे, तो उनको एयर कवर देने का काम करता है। इसके अलावा अटैकिंग की पोजीशन भी करता है, मतलब अटैकिंग की जो जिम्मेदारी है वो भी टेक्टिकल ये निभाता है। तो ये बहुत पुराना और बहुत विश्वसनीय एयरक्राफ्ट माना जाता है ईरान अमेरिका का। और इसको ईरान में जो है मतलब ईरान का ये दावा कि हमने मार गिराया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये क्रैश हो गया है। और इस एयरक्राफ्ट ने लगभग सारे वॉर्स जो हैं पिछले 50 साल के, अगर आप उठा के देखेंगे अमेरिका के खाते में जितने वॉर्स हैं सब में पार्टिसिपेट किया है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो हुआ था इराक के खिलाफ, और उसके अलावा यूगोस्लाविया वॉर में, अफगान वॉर में, गल्फ वॉर में, तमाम जगहों पे इसका इस्तेमाल अमेरिकन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। और ये इसका जो पायलट है उसके बारे में ये दावा किया जा रहा है वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा और NBC के द्वारा, दो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं अमेरिका के, कि इसके जो पायलट ने कुवैत के एयर स्पेस में जाके इजेक्ट किया ताकि वो ईरान के एयर स्पेस में ना फंसे, और उसको सुरक्षित बचा लिया गया है। उसको अमेरिका की फ़ौज ने अपने पास जो है उनको बरामद कर लिया गया है और उसका इलाज जो है वो चल रहा है। तो ये एक A-10 का जो है हमारे पास में अपडेट था। इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनके अमेरिकन आर्मी के, वो मार गिराए हैं। हमने कल आपको बताया था कल के वीडियो में कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जो एक F-15 का पायलट जो कि फंसा हुआ है अभी भी ईरान में, उसके रेस्क्यू ऑपरेशंस में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स बहुत लो फ्लाइंग कर रहे थे, जिसके ऊपर लगातार वहाँ पे ईरानी जो पुलिस सर्विसेज हैं और ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और वहाँ की ट्राइबल आर्मीज़ के जो लोग हैं वो लगातार नीचे से फायर कर रहे थे, AK-47 से फायर कर रहे थे और शॉटगन से फायर कर रहे थे। और जो हमारे सामने अब डिटेल आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि स्मॉल आर्म्स के फायर लगे हैं दोनों हेलीकॉप्टर्स को। हालांकि दोनों हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है, लेकिन जो उनका क्रू है उसको गोली लगी। स्मॉल आर्म्स का मतलब ये हुआ कि जो असॉल्ट राइफल्स हैं, जैसे AK-47 हैं, इस तरीके की जो राइफल्स हैं, उनका इस्तेमाल जो है इसको मारने के लिए किया गया। तो इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनको चोटें आई हैं और उनको सेफ लैंडिंग जो है इनकी दोनों ब्लैक हॉक्स की कर ली गई है। अच्छा, ये ऐसा हुआ है कि 10 मई 2072 के बाद में सिंगल डे में अगर कोई लॉसेस अमेरिका को हुए हैं कन्फर्म, तो ये सबसे बड़े लॉसेस हैं। 10 मई 1972 को वियतनाम में ऑपरेशन लाइन बेकर चलाया जा रहा था अमेरिकन आर्मी के द्वारा। उस दिन एक दिन में इनको 11 एयरक्राफ्ट के लॉस हुए थे, और अभी जो है 4 हमारे पास में कम से कम कन्फर्म है। एक F-16 के और मारे जाने का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमने एक F-16 और मार गिराया है। हालांकि वो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, तो हम उसको जोड़ नहीं रहे हैं। अगर उसको जोड़ लेंगे तो 5 हो जाते हैं। तो 4 एक दिन में जो है एयर एसेट जो है अमेरिका के गिराए हैं। और इस बीच में खबर ये आ रही है, कोह मिलियो जो एक जगह है, कोह का मतलब होता है अरबी में, फारसी में पहाड़ को कहा जाता है कोह, और मिलू ये नाम की एक जगह है, वहाँ पे बोयर अहमद प्रोविंस में है ये ईरान के। और यहाँ पे रात भर से IRGC ने अपना एक कॉर्डन डाल रखा है, और IRGC के स्पेशल यूनिट्स जो हैं वो एक अकेला इकलौता पायलट जो है, क्योंकि 2 पायलट 2 सीटर होता है F-15 ईगल, उसमें से एक पायलट को रेस्क्यू करवा लिया गया था, दूसरा पायलट जो है उसको लगातार खोज जो है IRGC की तरफ से भी जारी है। और ऐसा सीन बना हुआ है कि IRGC कॉर्डन लगा रही है, वो नाइट विजन डिवाइसेस से, इंफ्रारेड
हिट से खोजने की कोशिश कर रही है कि F-15 का दूसरा पायलट या को पायलट कहाँ पे है। दूसरी तरफ से ऊपर से ब्लैक हॉक भी उड़ रहे हैं, वो अपने आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जमीन पे IRGC है, ऊपर जो है अमेरिकन आर्मी जो है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। क्या ये संभव है कि वो उनकी हेलीकॉप्टर से उनके सैनिक लैंड करें और फिर जा करके खोजें? जी जी, और आपको ये समझना है दुनिया भर की जितनी भी वायुसेना है उनके पायलट्स वो इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए अगर वो हिट कर जाते हैं, एनिमी टेरिटरी में गिर जाते हैं, तो उनको वहाँ से कैसे बच के निकलना है, कैसे इवेड करना है और कैसे खुद को बचाना है, इनकी ट्रेनिंग होती है एक्सटेंसिवली। पिक्चर में जो दिखाते हैं कागज खा लेना है, नहीं, वो तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, मतलब कि तो जानकारी को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं ना, कर दें जो भी उनके पास में है, तमाम सारी चीज़ें जो हो उनका जिस तरीके की वो ट्रेनिंग वैल्यू है, लेकिन उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। मेरे को अभी भी याद है कि 1971 के वॉर में, 1965 के वॉर में जो भारतीय पायलट POW हो गए थे, उन्होंने भी जेल ब्रेक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान में, कि जेल ब्रेक करके वो लंडीकोटल तक पहुँच भी गए थे अफगानिस्तान में, लेकिन उनको वापस पकड़ लिया गया। तो ये एक स्टोरी जो है उसको किसी दिन हम और सुनाएंगे। लेकिन पायलट्स जो होते हैं उनको खास तौर पे इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एनिमी के फंदे से निकल के किसी भी तरीके से भाग जाएं। और इस बीच में बीर सेवा एक इलाका पड़ता है तेल अवीव के पास में, वहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट के हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। नेगेव का इंडस्ट्रियल जोन जो है उसको लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। नेगेव एक डेजर्ट है और उसका इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल जोन जो है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेज की बहुत सारे साजो सामान बनते हैं, तो उसको लगातार हिट निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। इस बीच में F-16 जिसका मैंने कहा था कि दावा किया गया था कि F-16 जो है वो तेहरान के ऊपर शॉट डाउन किया गया, ऐसा तंसीम का कहना है, जो कि ईरान की न्यूज़ एजेंसी है। और सावेह नाम का एक इलाका है तेहरान के पास में, वहाँ पे कहा गया कि वहाँ पे क्रैश हो गया है और उस पूरे के पूरे इलाके को भी IRGC जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसने कॉर्डन कर रखा था। लेकिन बाद में कई हमारे सोर्सेज से हमको ये पता लग रहा है कि वो दरअसल एक गदर मिसाइल थी, जिसका डिलीवरी जो है जो फोटोज़ हमारे पास में ही जब हमने उसको एनालिसिस किया तो वो गदर मिसाइल है एक वहाँ पे, जिसको हम लोग सामान्य तौर पे गदर बोल देते हैं, तो उसी का नाम है पर्शियन जो है गदर। तो गदर का एक फेल लॉन्च है, तो उसकी डिब्रीज हैं, उसको देखा गया था और उसको क्रैश बताया गया था। शुरुआत में F-16 कहा गया था, शॉट डाउन किया गया। मल्टीपल क्लेम जो है ईरान की तरफ से किए गए कि हमने यहाँ F-16 को शॉट डाउन किया, यहाँ F-16 को शॉट डाउन किया, लेकिन अभी तक हमारे पास में कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो इसीलिए हमने अपनी गिनती 4 पे ही रखी, क्योंकि 4 शॉट डाउन जो है ईरान की तरफ से वो कंफर्म। ये कह सकते हैं कि 1972 से लेकर के अगर 2026 जोड़ा जाए तो बीते 55 साल से ऊपर का 55 साल में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ एक दिन में, सिंगल डे में। और इसके अलावा पते तिकवा नाम का एक जगह पड़ती है जो कि सेंट्रल इजराइल में है और बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। वहाँ पे क्लस्टर म्यूनिशन कई जगहों पे जो है जाके गिरे हैं। तेल अवीव में कई जगहों पे क्लस्टर म्यूनिशन कम से कम 10 हिट जो है हमारे पास में उसकी कंफर्मेशन है कि तेल अवीव में 10 जगहों पे 2 बार में जो है हिट हुए हैं। एक बार मतलब 2 क्लस्टर जाके हिट किए हैं और 10 जगहों पे कम से कम इम्पैक्ट जो है तेल अवीव में डायरेक्ट हुआ है। इसके अलावा एक इजरायली वेसल था जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में स्टेशन था और उसको भी निशाना बनाया है IRGC ने। IRGC ने ये क्लेम किया है कि हमने उसको ड्रोन से निशाना बनाया, उसके बाद में उस वेसल में आग लग गई। ये तुरंत का अपडेट है, जिसके ऊपर हमारे पास में ये डेवलपिंग स्टोरी हमारे पास में बहुत इससे ज़्यादा जानकारी नहीं। इस बीच में किरियत सिमोना जो कि नॉर्दर्न इजराइल में पड़ता है लेबनान बॉर्डर पे, वहाँ पे हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट जो है वो दागे गए लगातार और रॉकेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पास में है। CCTV फुटेज भी है और दूर से भी एक वीडियो बनाया है जिसका भी विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। बेनई बर्ग एक जगह पड़ती है सेंट्रल इजराइल में, यहाँ पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लस्टर का हुआ है, ये हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है। UAE की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने कल जो है पूरे इस युद्ध में सबसे ज़्यादा हमले कल सहन किए हैं। उनके ऊपर 23 मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से, उसके अलावा 56 ड्रोन दागे गए हैं। तो UAE जो है वो अभी कम से कम सबसे ज़्यादा बर्न GCC कंट्रीज़ में, गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज़ में झेल रहा है इस पूरे के पूरे युद्ध का। पिछले 24 घंटे में हमको ऐसा ही दिखाई देता है। अच्छा, एक बार आपकी समझदारी के लिए हम थोड़ा सा आपको बता दें कि US के टोटल लॉसेस कितने हुए हैं। और उसके पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमको ये कहा था कि 4 बिग ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, फिर 7 बिग ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, फिर 10 बिग ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट उन्होंने कहा था कि इंडिया के शॉट डाउन हुए हैं। तो हमारे पास में जो जानकारी है तो हम पूरे प्रेम के साथ में राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी तरफ से ये लौटा रहे हैं कि हमारे पास में जो US लॉसेस की जानकारी है उसके बारे में हम बताते हैं। तो एक F-35 जो इनका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो हिट हुआ है, जिसकी कीमत है $110 मिलियन।
एक यूनिट की। उसके अलावा 4 जो है F-15 जो है वो शॉट डाउन हुए हैं, एक की कीमत $90 मिलियन है। एक A-10 जो है डाउन हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसकी 19 मिलियन एक यूनिट की कीमत है। और एक E-3 संतरी जो एवैक सिस्टम है जो कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे खड़े खड़े ही शिकार हो गया था ईरानी मिसाइल का, उसकी लगभग $700 मिलियन की कीमत है। इसके अलावा मतलब एक KC-135 जो है वो 6 से 8 शॉट डाउन हुए हैं, जिसमें ईरान की तरफ से दावा है कि उसने 8 किए हैं। उसमें से कम 4 जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे जब वो ग्राउंडेड थे उसी समय जो है ईरानी मिसाइल का शिकार हो गए थे। तो 6 से 8 ये होते हैं, $40 मिलियन एक की कीमत है। ब्लैक हॉक जो है हेलीकॉप्टर वो 3 शॉट डाउन हुए हैं, इससे पहले कि इराक में गिरा था, अभी 2 जो है कल गिरे हैं। तो इनकी एक की कीमत $20 मिलियन है। इसके अलावा MQ-9 रिपर ड्रोन जो हैं, जो कि एक अपने हिसाब से मतलब अपने जो पूरा का पूरा रेंज है ड्रोन्स का, उसमें सबसे महंगा ड्रोन माना जाता है अमेरिका के पास में। $30 मिलियन का एक ड्रोन है। और ये वो ड्रोन नहीं है जैसे हम देखते हैं कि वन वे ड्रोन है कि गया और जाके फट गया। ये बाकायदा एक एयरक्राफ्ट की तरह काम करता है और ये लगभग 11 मीटर चौड़ा है और इसका विंग स्पैन जो है वो 20 मीटर है। तो तकरीबन एक जहाज़ है, एक फाइटर जेट है जिसमें कोई आदमी नहीं होता है और नीचे से आप उसको कंट्रोल करते हैं। इसको खूब इस्तेमाल किया था अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स करने में। और ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से 17 MQ रिपर ड्रोन जो है वो मार गिराए गए। पर्याप्त तो नुकसान कर दिया ईरान ने। तो ये कुल मिला के जो है अमेरिका का अब तक नुकसान जो है हुआ है US लॉसेस। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 16 से 18 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जो हैं अमेरिका के नुकसान हुए हैं और 17 MQ-9 रिपर ड्रोन जो हैं उनका नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के 35-36 के तकरीबन ये आंकड़ा बैठता है। तो हमारा जो 2, 5, 6, 8 था तो यहाँ पे 35 हैं। तो इसके ऊपर चलते हैं। अब ट्रंप ने जो दावा किया था भारत को लेकर के, अपने वाले को नहीं बता रहे हैं वो, भारत को लेकर के तमाम दावे करते थे। इजराइल की तरफ से क्या एडवेंचर हुआ? इजराइल की तरफ से सबसे बड़ा जो कल हिट हुआ है, जिसको हम ये मान रहे हैं कि एस्केलेशन बढ़ाने की कोशिश की है इजराइल की तरफ से, तो वो एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है बंदर माशहर में। मैं कई वहाँ पे देखता हूँ जब मैं बंदर नाम लेता हूँ तो आप मंकी, दरअसल पर्शियन में और हिंदी में भी कई जगहों पे बंदरगाह को शॉर्ट में बंदर कहते हैं। तो बंदर जैसे बंदर अब्बास, तो बंदरगाह है वहाँ पे, पोर्ट सिटी है इसलिए उसके नाम के आगे किसी बंदर का नाम अब्बास नहीं है। हाँ, तो ये बहुत कमेंट बॉक्स में जो है लोग मजे ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये क्लियर कर दूं। बंदर माशहर है खुजिस्तान में, यहाँ पे एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है, उसके ऊपर अटैक किया गया है। इसके अलावा बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो कि सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये ऊर्जा बनाने का काम करता है, बिजली बनाने का काम करता है। इसका न्यूक्लियर हथियारों से कोई लेना देना नहीं। इसके ऊपर 4 स्ट्राइक्स हुई हैं। और जब सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर स्ट्राइक जो है उसको नो गो माना जाता है, क्योंकि अगर वहाँ से रेडिएशन या रिसाव शुरू हो जाता है उसमें बड़ी लार्जर जो है सिविलियन पॉपुलेशन उसके चपेट में आ सकती है। इसके अलावा आबदान में ऑयल रिफाइनरी है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ईरान की, वहाँ पर भी जो है हिट किया गया है और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पे भी हिट किया गया है। आबदान में ये स्थिति थी कि वहाँ पे जब इजरायली हिट हुआ है उसके कई घंटे तक वहाँ पे बिजली नहीं थी। तेहरान में ये हुआ है कि एक साथ 12 धमाके जो हैं कोऑर्डिनेटेड अटैक में हुए हैं, पूरा तेहरान शहर उसमें हिल गया है। डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 4, डिस्ट्रिक्ट 2 में जो है लगातार हमले हुए हैं, जिसमें जमशेदिया नाम की एक जगह है जहाँ पे मिसाइल फैसिलिटी और एमओ डिपो है, उसको हिट किया गया है। और ऐसा कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट के आसपास कहीं पे हमला किया है इजराइल ने। बुशहर में मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसी के ऊपर हमला किया है, 4 स्ट्राइक की हैं और ये इसको बड़ा एस्केलेशन माना जाता है। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि अगर वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को नो गोज माना जाता है, क्योंकि चेरनोबिल में जैसी घटना हुई थी उसके बाद से ये तय किया गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ से अगर रिसाव होता है तो बड़ी कैटास्ट्रॉफी खड़ी हो सकती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो सकता है। वो एक तरीके से अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ वैसा ही होता है जैसा न्यूक्लियर विस्फोट का होता है। तो ये माना जाता है सामान्य तौर पर कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट ना करें। ये वॉर क्राइम में आता है? हाँ, वॉर क्राइम में आता है और ये पहले भी किया गया था। तब ईरान ने ये कहा था कि आप जो है इसके ऊपर हिट ना करें और ईरान ने फिर जवाब में जो इजराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट है डिमोना में, उसको हिट करने की कोशिश की थी। तो ये दोनों तरफ से ये चल रहा है। ना करें जनाब, ना करें, इससे दुनिया बहुत खतरे में आ जाएगी। इसके अलावा बंदर खामीर एक जगह है जहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री जो है वो हिट हुई है और
बेरूत में जो है कुछ फोर्सेस ऐसी फोर्स हैं जो कि एक तरीके से शिया फोर्सेस हैं, और वो हिजबुल्लाह, और कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि वो हिजबुल्लाह और ईरान के बीच में ब्रिज का काम करती हैं, और लेबनान की आर्मी में शामिल हैं कुछ फोर्सेस। उनके हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया गया है बेरूत में IDF के द्वारा। और तबरीज़ में जो है मिसाइल लॉन्चर है, वहाँ को उसको बर्बाद किया गया है। तबरीज़ में एक मिसाइल लॉन्चर बाहर खड़ा हुआ था ट्रक, इसका वीडियो भी IDF ने जारी किया है। और इसके अलावा मेहरान और सलामचेह, ये दो ऐसी जगह हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग है इराक बॉर्डर को लेके अलग अलग जगहों पे। यहाँ पे चेक पॉइंट्स को निशाना बनाया गया है, वेयर हाउसेस को निशाना बनाया गया है, और ये दोनों अलग अलग लोकेशन से दूर हैं काफ़ी। तो ये कोशिश की जा रही है कि अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि चेक पॉइंट्स जो हैं बॉर्डर की, उनको पूरी तरीके से बर्बाद करके, कि कल को रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकी पायलट मिल भी गया, उसको अगर सड़क के रास्ते भी लाना पड़ा तो हमारे पास में लाने के लिए कोई प्लान होना चाहिए। तो उसके तहत जो है ये स्ट्राइक्स की गई हैं मेहरान में और सलामचेह में। ये दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग हैं और इराक से सटी हुई बॉर्डर क्रॉसिंग है। डिप्लोमेसी की दुनिया में क्या चल रहा है? डिप्लोमेसी की दुनिया में अभी जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा था कि हमने जो 10 दिन की मियाद दी थी वो दरअसल 6 अप्रैल को ख़त्म हो रही। तो उन्होंने कहा है कि आखिरी 48 घंटे जो हैं वो ईरान के पास में बचे हुए हैं। अगर डील नहीं होती है तो आसमान से फिर जहन्नुम बरसेगी। उन्होंने ये कहा है अपने उसमें ट्रूथ सोशल पे जो उन्होंने अपना स्टेटस डाला है उसके हिसाब से। इस बीच में बड़ी खबर जो है वो ये है कि पहले पाकिस्तान जो मीडिएशन कर रहा था उसके बारे में काफ़ी सारी खबरें आई कि ईरान ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि हमको पाकिस्तान का मीडिएशन नहीं चाहिए, और हम पाकिस्तान से कोई भी हम इस्लामाबाद में अगर कोई नेगोशिएशन की मीटिंग होगी तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तमाम वेस्टर्न मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था। और इसके बाद में अब्बास अरगची जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हो रही थी हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और हमने कभी भी इस्लामाबाद आने से मना नहीं किया है। तो अगर नेगोशिएशन इस्लामाबाद में होता है तो अरगची ने ये कहा है कि हम इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के रोल के ऊपर बहुत सारी सवालात खड़े हो रहे थे। उसके बाद में ये सारे के सारे सवालों का जवाब अब अब्बास अरगची ने दे दिया। इस बीच में एक खबर ये भी आई थी कि ईरान ने कहा है कुवैत से कि आप मीडिएट करें, माफ़ कीजिए, कतर से कहा है कि आप मध्यस्थता करें, जिससे कतर ने इनकार कर दिया। साफ तौर से दोहा ने बोला है कि हम इस पूरे के पूरे मैटर में मध्यस्थता नहीं करेंगे। कतर ने पहले हमास और इजराइल के बीच में भी डील करवाने की कोशिश की थी, और उस मीटिंग का फ़ायदा उठाते हुए इजराइल ने हमास की लीडरशिप को कतर में निशाना बनाया था, जो कि जिसके ऊपर काफ़ी हल्ला हुआ था और अरब कंट्रियों के द्वारा जो है काफ़ी गुस्सा किया जाए। बहुत ही चर्चित था कि कतार में लगा करके हमास को जो है कत्ल कर दिया गया था। मतलब कतार इन द सेंस में तो बंदी कर रहा हूँ, लेकिन कतर को लेकर के बहुत सारे फिर सवाल तो उठे ही थे। कतर तो पहले भी मीडिएशन करता रहा था भाई, जो PLA था उस टाइम पे भी कतर का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता था। ये कहा जाता है कि वो मिडिल ईस्ट का जो है नॉर्वे है, जहाँ पे सब तरीके की बातें होती हैं, जैसे वर्साया पैक्ट वगैरह हुआ था, तो कुछ ऐसे देश हैं। हाँ, तो वर्साया पैक्ट के बारे में भी हम लोग बताएंगे। मेरे बातचीत के दौरान जो है ना, एक मेरे दिमाग में एक शो का आइडिया आया। जैसे सुल्तान जी जब बता रहे थे कि वो 71 के वॉर के जो प्रिजनर थे उन्होंने भागने की कोशिश की, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं क्राइम की दुनिया से और वॉर की दुनिया से जुड़ी हुई। तो अगर दर्शक कहेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि एक शो ऐसा शुरू किया जाए जिससे हम पुरानी कहानियों को बहुत ग्राफिक्स और बहुत ही AI का इस्तेमाल ना करते हुए आम भावना से उसको सुना जाए, और अलग अलग कहानियाँ। जैसे आपको मैं बताऊँ, अगर एक कहानी ऐसी कि एक बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के एक राज्य में पुलिस को काबू करने के लिए आर्मी उतारनी पड़ी और उसमें 20 लोग मारे गए। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत सारे इतिहास में दफन हैं, और ये कहानी जिस मैं बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश की है। तो आपको लगेगा कि ये कब की कहानी है। तो क्या इस तरह की कहानियाँ आप सुनना चाहेंगे वो भी कमेंट करके बताइएगा। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी बताइए। जी, इसके अलावा UAE ने कल कहा है पाकिस्तान से कि उसने जो $2.4 बिलियन का कर्ज लिया था आज से तकरीबन 30 साल पहले, वो लौटा दे। और UAE ने ये कहा था कि आपने हमसे 1 साल के लिए कर्ज लिया था और अभी तक 30 साल तक आपने एक भी पैसा उसका जो है एक भी कौड़ी वापस जमा नहीं कर लिया था। किससे कर्जा? पाकिस्तान से लिया था, पाकिस्तान ने लिया था अमीरातियों से। अरे यार, पाकिस्तान का एक नियम है पता है, जिसका लिया उसका दिया नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाऊंगा। ये पाकिस्तान का नियम है। पाकिस्तान हर आदमी से ऐसे ही पैसा लेता है भाई। हाँ। एकदम भिखमंगा टाइप का देश है उसके पास। मतलब मैं कई बार उस देश की हालत देखता हूँ तो बड़ी
कई बार तो क्रोध आता है, कई बार दया भी आती है कि यार इनके पास अपने इतने मसले हैं, खाने को ठिकाने नहीं है और इनको बम फोड़ने हमारे यहाँ आकर के। जी कंटिन्यू। ठीक है। इस बीच में एनवाईटी की एक खबर आई है जो कि बहुत मार्किक खबर है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। एनवाईटी ने इंटेलिजेंस के जो सोर्सेज हैं अमेरिका में, उनके असेसमेंट से पता किया है और अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज का ये कहना है कि ईरान के ऊपर जितने भी उनके मिसाइल के जो बंकर्स या साइलोज हैं, उनके ऊपर हम जो भी अटैक कर रहे हैं, कुछ ही घंटों में IRGC उसको फिर से काम करने लायक बना ले रही है। इसके अलावा IRGC डिकॉयज का इस्तेमाल कर रही है, मतलब बहरूपियों का इस्तेमाल कर रही है, कई ऐसी जगहों को लोकेट करवा रही है जहां पे दरअसल मिसाइल के बंकर या साइलो हैं ही नहीं, और वहां पे हमसे अटैक करवा के हमारा असला जो है वो बर्बाद कराने की कोशिश कर रही है। तो ये एनवाईटी में खबर छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, और वहाँ पे ये कहा गया है कि जो ईरान की एक्चुअल मिसाइल कैपेबिलिटी है, कितना उसके पास में असला बचा हुआ है, कितनी उसकी सलाहियत है, इसके बारे में हमारे पास में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो मतलब अमेरिका का जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो ये बताता है। इस बीच में ये खबर आई है कि रॉयटर्स ने ये कहा है कि जो अमेरिका का इंटेलिजेंस है उसका असेसमेंट, एक असेसमेंट ये भी है कि ईरान जो है भविष्य में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। तो ये हमने आपको कल भी बताया था कि ईरान के ऊपर जो वॉर ये मुसल्लत हुई है, उस वॉर के बाद में उसको लगातार जो है हमले का शिकार होना पड़ा, उसका बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है, और इस ईरान जो है इस वॉर को बंद करने के बदले में एक आर्थिक जो है रिपेमेंट जो है वो मांग रहा है कि मुसल्लत मतलब थोपी गई। हाँ, थोपी गई। अरे यार, और बीच में आपका जो कलाम आता है धीरे से, मैं भी दर्शकों की तरफ से पूछ लेता हूँ ना। हाँ, तो ये जो वॉर ईरान के ऊपर थोपी गई है, उसके बाद में ये कहा गया है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमको इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो कि हमारा नुकसान अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका इस नुकसान को जो है भरने वाला नहीं है। उसके बदले में हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जैसा कि हमने आपको बताया कि $2 मिलियन की चुंगी अभी ईरान की तरफ से लगाई जा रही है हर मर्चेंट नेवी की शिप पे, और उसको जो है उसके जरिए वो जो है उस चुंगी के जरिए अपनी भरपाई करेगा, ऐसा रॉयटर्स का कहना है इंटेलिजेंस के हवालों से, कि इंटेलिजेंस सोर्सेज जो रॉयटर्स को बता रहे थे, अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज, उसके हवाले से। इस बीच में अमीरात ग्लोबल एल्यूमिनियम ने ये कहा है कि स्मेल्टर प्लांट जो है वो अगला उसको वापस से चालू करने में उनको 12 महीने का समय लगेगा। तो कुल मिला के जो हमने कल बताया था कि आपको कि अमीरात में एक स्मेल्टर प्लांट जो कि एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट है दुनिया भर का, उसको हिट किया गया था ईरान के द्वारा लगातार 2 बार, और अभी अमीरात की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है UAE की तरफ से कि उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और वो 12 महीने से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। और इस बीच में जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेस्कियान, उनकी तरफ से एक लंबा ट्वीट आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जिस समय मैं अमेरिका के लोगों से बातचीत कर रहा था, मुखातिब हो रहा था, उन्होंने अमेरिका के लोगों को एक बड़ा लंबा खत लिखा था कि आप बताइए कि हमारे ऊपर इजराइल की तरफ से अमेरिका जो है चढ़ के आया है, इजराइल के प्रॉक्सी की तरह अमेरिका चढ़ के आया है, हमने ये वॉर जो है मांगी नहीं थी, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती वॉर की गई, ज़बरदस्ती एग्रेशन किया गया और जिसकी कीमत आप लोगों को चुकानी पड़ेगी अंततोगत्वा। तो उन्होंने अपील की कि आप अपने सरकार को समझाइए कि वो ईरान के ऊपर जो है हमला करना बंद करें। तो पेजेस्कियान की तरफ से आज फिर ये कहा गया कि जिस समय मैं अमेरिका के आवाम से मुखातिब था, उसी समय जो है हमारे स्ट्रेटजिक काउंसिल के फॉरेन अफेयर्स के जो हेड हैं उनका टारगेटेड असैसिनेशन करने की कोशिश की गई और इसमें उनकी बेगुनाह बीवी जो है वो मारी गई। तो अब दुनिया इस बात का फैसला करेगी कि दरअसल में नेगोशिएशन और बातचीत का रास्ता कौन अपनाना चाहता है और कौन आतंकवाद का सहारा लेना चाहता है। तो एक चीज़ हमने देखी है, आप इजराइल की हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे सुल्तान, तो वॉर होती रही लगातार, 48 में, 50 में, फिर 73 में, फिर लगातार कभी न कभी। अंततोगत्वा एक सॉल्यूशन जो होता है वो जब अमन होता है, जब कोई चाहे मिस्र का रहा हो, चाहे यासिर अराफात के साथ रहा हो, चाहे अब्दुल समद के साथ रहा हो, अंततोगत्वा आपको जाकर के शांति वार्ता करनी पड़ती है। लेकिन ये इतनी फ़ानी दुनिया है पागल लोगों की, जिसमें लड़ना है, कई बार लड़ना ज़रूरी भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, कई बार जंग ज़रूरी हो जाती है कि आपकी अगर सॉवरेनिटी पे खतरा हो। लेकिन जो ये जंग बेफजूल की जो आर्मड लॉबी है वो करवाती है, उसको समझने में शायद दुनिया को बहुत टाइम लगता है। अब आप देखिए कि अमेरिका जो कर रहा है, वो अमेरिका पूरी दुनिया में ये ताकत नहीं है, लेकिन अगर दुनिया ताकतवर होती तो अमेरिका से हिसाब लेती और सिर्फ ईरान नहीं पूरी दुनिया मिलकर के अमेरिका पे चुंगी लगाती कि भाई तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, तुम लोगों की वजह से पूरी दुनिया जो है मार झेल रही, महंगाई की, गरीबी की, भुखमरी की। लेकिन अमेरिका दुनिया का दादा है भाई, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास आर्म के बेसेस हैं और उस बेसिस के दम पे वो दुनिया चला रहा है। और
कौन ये चाहेगा कि किसी के फटे में टांग अड़ा करके अपना नुकसान किया जाए। और कोई अपडेट है क्या? हाँ, इस बीच में ट्रंप का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने प्रेस ने उनसे ये पूछा था कि अगर एक F-15 पायलट अगर पकड़ा गया, ईरान ने उसको पकड़ लिया, तो उस समय स्थिति कैसी बदल जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को लगता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और होता तो भी हमारा नेगोशिएशन के प्रति जो है हमारा रुख नहीं बदलेगा, और ईरान के साथ में हमारा कोई भी उससे समीकरण तय नहीं होगा, हम दबाव में नहीं आएंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं मार्क रूट, वो 8 से 12 अप्रैल को वाशिंगटन में होंगे। वहाँ पे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आपको ये पता है कि नाटो में अभी दरारें जो हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। नाटो देश इस पूरे के पूरे एडवेंचर या मिस एडवेंचर जो यूएस और इजराइल का है उसमें साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और फ्रांस और तमाम यूरोपियन देश जो हैं वो ईरान के साथ में कोई बायलैटरल डील जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनकी एनर्जी जो है वो निकल पाए, जो वो एनर्जी के तौर पर ब्लैकमेल हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, वो होना बंद हो। तो ये तमाम यूरोपीय देशों की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ये नाटो को धमकी दी जा रही है कि अगर आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने में हमारे साथ नहीं आए तो मैं नाटो से जो है विड्रॉ कर जाऊंगा। तो इस बीच में सेक्रेटरी जनरल जो है मार्क रूट वो विजिट कर रहे हैं वाशिंगटन, और ये मुलाकात जो है वो मार्के की मुलाकात होगी। यहाँ से नाटो के भविष्य तय हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मोहम्मद बागेर गलीबाफ, जो कि वहाँ की मजलिस, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, ईरान की मजलिस के जो सदर हैं मोहम्मद बागेर गलीबाफ, उन्होंने ये कहा है कि हम पड़ोसियों के साथ में बायलैटरल डील के लिए खुले हुए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, क्योंकि आप ये समझिए कि बावजूद जीसीसी की जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के खाते में रही हैं, अमेरिका के साथ रही हैं, अमेरिका की इत्तेहादी मानी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम कंट्रीज़ ने जो है ईरान को एक तरीके से चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की। आप जैसे इसको इस तरीके से समझिए कि दुबई जो है वो एक तरीके से ब्लैक बैंकिंग जो है ईरान की, जो ईरान ब्लैक मार्केट में अपना सारा का सारा क्रूड और गैस बेचता है और उससे डॉलर के जो पैसे आते हैं, तो उसकी बैंकिंग जहाँ होती है तो वो दुबई में होती है। दुबई ने इसको अलाउ कर रखा है, बावजूद इसके कि इजराइल और अमेरिका का बहुत दबाव था, इसके बावजूद उन्होंने रोका नहीं। इसी तरीके से कतर ने हमास और हिजबुल्लाह के तमाम लीडर्स को पनाह दे रखी है, बावजूद इसके कि इजराइल ने इस पर एतराज़ जताया है। इस तरीके से तमाम जितने देश हैं, बहरीन है, चाहे कुवैत है, चाहे सऊदी अरेबिया ही है, उन्होंने ईरान के साथ में एक बायलैटरल संबंध रखा है, ताकि कल को अगर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति हो तो इस आंच से बच जाएं। लेकिन अब हमने ये देखा है कि पिछले 1 महीने से जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो लगातार हिट हो रही हैं। शुरुआत में ईरान ने अमेरिकन जो बेसेस हैं उनको हिट करना शुरू किया था, लेकिन बाद में ऑयल रिफाइनरी और तमाम सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पे अरब देशों के हित जुड़े हैं तो उनको हिट करना ईरान ने शुरू कर दिया। अब गलीबाफ ये कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ में एक बायलैटरल टाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अमेरिका का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो ये बड़ी बड़ी अपडेट जो हैं वो इस युद्ध की पिछले 24 घंटे की हैं। और जैसा कि अगर आप ये समझें कि ये युद्ध आगे कहाँ जाने वाला है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी जो धमकी आई है कि 48 घंटे का आखिरी समय है और उसके बाद जो है आपके ऊपर जहन्नुम बरसेगी, तो ये एक तरीके से अमेरिका की तरफ से फाइनल वार्निंग है। इसका ये भी मतलब है, ये भी संकेत है कि अमेरिका की तरफ से जो ईरान के ऊपर संभावित स्ट्राइक है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, और शायद ये 48 घंटे बीतने से पहले ही अमेरिका की तरफ से जो है स्ट्राइक जो है वो इनिशिएट हो जाए, ऐसा मेरा विश्लेषण कहता है। मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका ट्रंप आए फिर 2 दिन बाद कहें 48 घंटे और दे रहा हूँ। ट्रंप के बयान की कोई मतलब भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके का मिलिट्री बिल्डअप वहाँ पे चल रहा है, मिलिट्री लीडरशिप को चेंज किया गया है, क्योंकि वो एक पेज पे नहीं थे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ में, और तमाम तरीके के संकेत जो हैं एक विश्लेषक के तौर पर, एक एनालिस्ट के तौर पर हमको ये लगता है कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं इस पूरे युद्ध में। हो सकता है, मतलब ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो जितना मेरी समझ काम करती है उसके हिसाब से अगले 48 घंटों में कुछ जो है अमेरिका की तरफ से हो सकता है। बहुत संभावना इस चीज़ की बनती है कि जो है स्ट्राइक जो है वो इनिशिएट हो जाए। सो माय फ्रेंड डोनाल्ड, अगर हो सके तो रुक जाओ दोस्त, क्योंकि बाकी दुनिया भी इससे प्रभावित हो रही है, और देखो कि कैसे आपकी नाक बच सकती है और कैसे आप निकल सकते हो, क्योंकि युद्ध जितने दिन चलेगा उतने दिन दुनिया का नुकसान होगा, बाकी जान और माल का नुकसान तो होता ही रहेगा। सुल्तान ने जो जानकारी दी, जो अपडेट दी, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी बदलते रहते हैं, अभी फिलहाल तरुण है। शुक्रिया।